नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ 12 से विधायक रह चुके पूर्व विधायक राम सेवक पटेल जी के लड़के देवी सिंह पटेल जी हैं। देवी सिंह पटेल खुद कृषि विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर भी हैं और साथ में आप वॉलीबॉल एसोसिएशन के संरक्षक भी हैं। आज हम देवी सिंह पटेल से उनके राजनीतिक और समाजवादी राजनीति पर तमाम बातें करेंगे। पटेल जी, आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो हम ये जानना चाह रहे थे, समाजवादी आंदोलन इधर बीच से कमजोर क्यों दिख रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी का आंदोलन कभी कमजोर नहीं रहा। इस लॉकडाउन के कार्यकाल में भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पर जितने भी समाजवादी के नौजवान थे, उन्होंने राहत सामग्री के नाम पर हर जगह, हर गांव, हर गली, हर मोहल्लों में उन्होंने हर आपदा में खड़े होकर के लोगों को सहायता प्रदान की। जहां तक आंदोलन की बात है तो आप देखिए, अभी जो घटनाएं हुई हैं जेईई और एग्जाम को लेकर के, उसके लिए सड़कों पे नौजवान उतरा है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने कभी भी कोई भी ऐसी बात नहीं की गई है कि हमने आंदोलन नहीं किया है। हमारे सभी नौजवान साथी आज भी सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं। अगर कोई मुद्दा होता है, चाहे वो लूट हो, डकैती हो, हत्या हो, उन सब मुद्दों को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी और उनके कार्यकर्ता हमेशा सड़कों पर आंदोलन करते हैं। आंदोलन की कोई कमी नहीं है। नहीं, मेरा सवाल उससे बृहद था थोड़ा सा, पूरे देश की बात मैं कर रहा हूँ। समाजवादी कभी एक मंच पर थे, जब जनता दल बन गई, उनकी सरकार बन गई, उसके बाद टूटते टूटते लालू समाजवादी विचारधारा के अलग, तो पासवान जी अलग, तो बीजू पटनायक की पार्टी अलग, चौधरी अजीत सिंह की पार्टी अलग, देवीलाल की पार्टी अलग, उनमें कई पार्टियां बनी। यूपी में आप देख रहे हो। तो मैं पूरे देश लेवल की बात कर रहा था कि समाजवादी पार्टी, समाजवादी आंदोलन, पार्टी नहीं, समाजवादी आंदोलन के कमजोर होने की क्या वजह रही? क्यों समाजवादी आंदोलन के जो नेता हैं वो एक मंच पर नहीं रह पाए? सर देखिए, ये विचारधाराओं की लड़ाई है। समाजवादी आंदोलन में अगर आप देखिए, जैसे आपने लालू जी का नाम लिया, तो तेजस्वी यादव भी यहाँ बहुत ज़्यादा बिहार में काम कर रहे हैं। दूसरा है कि जो विचारधारा थी वो डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर अम्बेडकर, इन सब की जो आस्था लोगों के बीच में है, तो कहीं न कहीं जो और क्षेत्रीय दल आए उनमें कहीं न कहीं वो बट करके रह गई। जहाँ तक समाजवादी आंदोलन का बात है, तो समाजवादी आंदोलन इस समय उत्तर प्रदेश में और बिहार में और झारखंड में भी जो है, जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, या मध्य प्रदेश में हमारी पार्टी भी कुछ आंदोलन करती है, ऐसा नहीं है। लेकिन देश के और हिस्से, जैसे आपका केरल हो गया या तमिलनाडु हो गया, यहाँ पर समाजवादी लोग जो थे वो कहीं और दलों में चले गए, इसलिए थोड़ा आंदोलन कम हो रहा है। चलिए सर, मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने वो ध्रुवीकरण की राजनीति की जगह, तुष्टीकरण की राजनीति की जगह ध्रुवीकरण की राजनीति को ज्यादा महत्व दिया? देखिए, राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी की आज की राजनीति है, वो जाति और धर्म की राजनीति है। समाजवादी पार्टी कभी भी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती। ये हमेशा एक उनके ऊपर आरोप लगता है, चाहे मुलायम सिंह नेताजी के ऊपर लगता हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के ऊपर लगता हो। अगर लैपटॉप हो, कन्या विद्याधन हो, या जितनी भी सरकारी योजनाएं थी, जैसे लोहिया आवास हुआ, ये सब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, नेता मुलायम सिंह यादव ने कभी भी जाति धर्म को नहीं देखा। जैसे हम लोग आजकल पुनः हम लोग सत्ता में नहीं रहते हुए लैपटॉप बांट रहे हैं, तो हम किसी जाति विशेष को नहीं बांट रहे हैं। जो भी प्रदेश में टॉप किया हम उसको दे रहे हैं। दूसरी बात ये आप जान लीजिए, जैसे कि हाई स्कूल बच्चे को साइकिल पास, हाई स्कूल बच्चे जो पास होते थे उनको साइकिल देने का काम होता, उसमें कभी जाति धर्म नहीं देखा गया, सबको दिया गया, सबको दिया गया। आवास भी सबको दिया गया। जो अभी आपने क्वेश्चन किया तुष्टीकरण की राजनीति, वो केवल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसी पर मेरा एक सवाल था, काम करने के बावजूद एक नेता असफल रहता है, काम न करने के बावजूद एक नेता सफल रहता है। आप समझ रहे होंगे, नहीं, मैं इतना विकास का काम करने के बाद आपके अनुसार फिर भी समाजवादी पार्टी सत्ता में बैक नहीं हो पाई, यहाँ तक कि 2017 में उसको गठबंधन करना पड़ा था। सर, जो आपने ये बात बोली कि हम सफल नहीं हो पाए 2017 में, उसका मुख्य उद्देश्य था कि हमारे समाजवादी कार्यकर्ता या समाजवादी नौजवान या मजदूर किसान जो भी था, जिन लोगों को ये बात जाकर के पब्लिक फोरम पे लोगों से प्रचार करना था, उन लोगों ने सही तरीके से प्रचार नहीं किया और मंदिर
और जाति के नाम पर बदकर वोट कर दिया। जहां तक गठबंधन की बात है तो गठबंधन में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन किया। वो तो लोकसभा में किया था, इसका सवाल है मेरे पास, लेकिन उसको 17 में ही पूर्ण बहुमत होते हुए भी कांग्रेस से करना पड़ा था। नहीं, कांग्रेस को जो करना पड़ा वो जो है कि उनको भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए गठबंधन किया, लेकिन वो गठबंधन जिस तरीके से किया गया लोग समझ नहीं पाए, कंफ्यूज हो गए। और उस समय आपने देखा होगा कि लगभग 3 महीना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर पारिवारिक झगड़ा चल रहा था, तो बहुत ज्यादा उसको हाईलाइट किया लोगों ने, इसलिए लोग जो है कुछ समझ नहीं पाए कि असल में हो क्या रहा है। अच्छा सर, एक चीज बताइए, 2019 में भी सपा ने लोकसभा में गठबंधन किया। आपको लगता है कि प्रयागराज की 2 लोकसभा सीटें थी, बहुत अच्छा अवसर था, आपके पिताजी रामसेवक पटेल अगर कहीं जो है प्रत्याशी होते तो कोई दूसरा नतीजा इस तरीके का, मतलब प्रत्याशी चयन में बहुत गड़बड़ी हो गई या वोट का ट्रांसफर नहीं हुआ कि दोनों? नहीं, प्रत्याशी चयन में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो विश्वास कार्यकर्ताओं के प्रति है वो कार्यकर्ताओं के प्रति अभी भी है। चयन में गड़बड़ी नहीं हुई, समाजवादियों ने पूरा वोट दिया। बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यकर्ता था वो क्या किया, अपना चुनाव चिन्ह, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो तो साइकिल चुनाव चिन्ह मिल गया, वो तो अपना वोट दे दिया। बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है वो हाथी निशान को नहीं पाने की वजह से कहीं और डाइवर्ट हो गया, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, क्योंकि भाई गांव में रहता है तो वो कहीं न कहीं, क्योंकि समय भी कम मिला, समझा नहीं पाया। जो कैंडिडेट समझाया तो, लेकिन जो बसपा के कार्यकर्ता थे वो इस बात को लोगों तक नहीं पहुंचा पाए कि हमारा गठबंधन है और हाथी की जगह साइकिल चुनाव चिन्ह रहेगा। चलिए, मैं स्थानीय चुनाव पर आने के पहले प्रदेश स्तर की 1 क्वेश्चन और कर लेता हूँ। 2022 में आपको क्या लगता है, कोई बदलाव होगा या भाजपा सरकार में रह जाएगी? नहीं, 2022 में अखिलेश यादव पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। जो उनका मिशन है 351, उतनी सीटें आप अवश्य पाएंगे। अच्छा, अर्थव्यवस्था पर बात करता हूँ। आप तो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी हैं, आपको क्या लगता है कोरोना ने सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में ज्यादा जो है प्रभावित किया? देखिए, सबसे ज्यादा कृषि के क्षेत्र में किया है। मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण दूंगा। मार्च के समय में आपने देखा होगा कि गेहूं का रेट 2000 रुपया था, आज के समय में गेहूं का रेट मात्र 1400 रुपया है। जब सस्ते गल्ले की दुकानों पे गेहूं, चावल, आटा, चना, दाल में फ्री में दिया जाएगा, तो जो किसान मजदूर है उसका जो प्रोडक्ट है वो बेचने में दिक्कत होगी। सेम आपने देखा होगा कि सब्जी में भी यही चीज हुई। नहीं नेताजी, एक चीज बताइए, आज जो कोरोना महामारी चल रही है, लोगों के पास पैसे नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है, ये तो सरकार की अच्छी व्यवस्था है ना, नहीं सर, सबको फ्री में दे। देखिए सर, अच्छी व्यवस्था है, लेकिन जिनको, जैसे आपको 40 किलो चावल मिल रहा है, आपकी खपत मात्र 20 किलो चावल की है, तो 20 किलो और आप बेच भी तो रहे हैं, तो जो किसान है वो भी तो नुकसान में है, वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेच नहीं पा रहा। आपने स्वयं देखा होगा कि मार्च, अप्रैल, मई के महीने में सब्जियां 2 से 2.5 रुपए किलो बिकी हैं। इस समय आपका आलू का रेट 60 रुपया जाने वाला है। क्यों? क्योंकि उसके पास खाने को तो सब कुछ है। सब्जियां, वो जो लोकल सब्जी थी, जो आपकी बरसात की सब्जी थी, वो किसान ने लगाया नहीं क्योंकि उसको रेट कम मिला, तो इसीलिए आलू का रेट बढ़ गया है। बाकी सब्जियां मार्केट में कहाँ रही? आप देखिए, इस समय सबसे सब्जी जो थी आपकी नेनुआ, तरोई, लौकी, ये सब सब्जियां मार्केट में गायब नजर आ रही हैं, केवल आलू का रेट बढ़ा हुआ है। आपकी एक सब्जी ऐसी थी जैसे आपकी मूली थी, मूली इस बार लोगों ने लगाया ही नहीं, क्योंकि मार्च, अप्रैल, मई में जो सब्जियां बोई गई थी उन सब्जियों को सही रेट नहीं मिलने की वजह से बरसाती सब्जियां लगाई ही नहीं गई। तो अर्थव्यवस्था जो प्रभावित हुई उसमें किसानों को ज्यादा क्षति, ज्यादा किसानों को हुई, किसानों को ज्यादा हुई, सबसे ज्यादा। अभी आप देखिएगा, जब आपको जनवरी फरवरी में जब आपका धान की खरीद होगी, तो धान की खरीद कोई भी व्यापारी नहीं करेगा। आप गांव में जाके देखिए, बहुत ज्यादा प्रभाव। देखिए, हम लोग रेगुलर जाते हैं क्षेत्र में, वहाँ एक समस्या आती है कि जो नौजवान मजदूर खेत में खेती करता था, अब उसको काम भी नहीं मिल रहा है। आपको एक देखिए, जैसे आप शादी ब्याह में, जैसे आपने कहा कि शादी ब्याह में जैसे फर्नीचर का काम होता था, टेंट को आप छोड़ दीजिए, फर्नीचर को ले आइए बीच में। आप शादी ब्याह में, लड़की शादी आपने क्या, तो कुर्सी, मेज, बेड आप देते हैं। बिल्कुल। जो एक तबका है विश्वकर्मा समाज हमारा, उसने मार्च पे शादी की वजह से बहुत सारे परचेजिंग करा,
और शादियां नहीं हुई तो वो पूरा डूब डंप हो गया उसका डंप माल। नहीं हुआ, वो डूब गया। डंप तो मतलब पड़ा है वो तो। हाँ तो वो कहाँ कच्चा माल है, अगली बार भी सर आप ये समझ लीजिए कच्चा माल नहीं है, लोगों ने उधार लेकर के जो छोटा हाँ लोग कर्ज के लेकर के माल भरते हैं, उसके बाद क्या होता है वो माल बिका नहीं तो उसको कहने देनदारी बढ़ी। आपकी गाड़ी की EMI आपने माफ करी ना, पर्सनल लोन की EMI आपने कहा कि एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन जो लोगों ने ब्याज पे लिया उनको तो दिक्कत हो रहा है ना। इसलिए मैक्सिमम आप देखिएगा कि इसमें मजदूर किसान प्रभावित हुआ है। इसको सरकार भले न माने, जिसे आपने कहा MSME की बात कर रहे हैं, छोटे उद्योग को उन्होंने लोन दिया, छोटे उद्योग को लोन दिया, तो उसमें छोटे उद्योग में किसी को लोन नहीं मिल रहा है। पुराने जो इकाइयां जो उनको मिला है, उनमें जो बड़े लोग थे उनको बेनिफिट हुआ है। जैसे आज राशिद जी मन की बात में खिलौनों की बात करी, खिलौनों के उद्योग की बात करी। आप बताइए, यही बगल में आपका एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता, चित्रकूट पड़ता, चित्रकूट में बहुत सारे खिलौने बनते हैं लकड़ी के। वहां का उद्योग खत्म हो चुका है। अब उसको आप रिवाइव कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लकड़ियां नहीं मिल रही हैं। लकड़ियां नहीं मिले तो कहां से उद्योग बना देंगे लकड़ी खिलौने आप? इसलिए इस पूरे कोरोना काल में सबसे ज्यादा कोई अगर मार खाया है तो वो मध्यम वर्गीय परिवार खाया है, किसान, मजदूर, नौजवान खाया है। अच्छा सर, एक प्रोफेसर के रूप में आप बताइए, भारत की अर्थव्यवस्था रिवाइव करने में अभी तक कितना वक्त लगेगा? कम से कम आपको 3 साल। इसके पहले रिवाइव नहीं हो सकता है। देखिए, कृषि ही ऐसा एक माध्यम है। आज के समय में कोई भी व्यक्ति ये मानने को तैयार नहीं है कि कृषि ही एक ऐसा उद्योग है जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था स्ट्रांग हो सकती है। देखिए, हम लोग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। जैसे आपका एक फूल, मसाला और सब्जी, उसके बाद आपकी जितनी भी आपकी प्लांटेशन क्रॉप होती है, जैसे आपका काफी हो गया, चाय हो गया, पपीता हो गया, केला हो गया। पपीता केला तो आपका डोमेस्टिक में नहीं, जो मसाले की सब्जी है, प्लांटेशन क्रॉप जैसे आपका सुपारी है, ये जो है क्रैश क्रॉप जो आपकी है, ये क्रॉप ही आपको रिवाइव कर सकती है। देखिए, जैसे आप देखते होंगे ब्राजील, तो ब्राजील ने 2 टेक्नोलॉजी हमसे यूज करी। एक उसने हमसे गाय लिया, गिर गाय। आज उसके पास जो दूध का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, वो ब्राजील जो है केवल गाय, गिर गाय का ही जो दूध पे जैसे हम आज पूरा निर्भर है। हॉलैंड आपका केवल फूल के व्यवसाय में है। आप की डेट में जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं वो सब बहुत संपन्न है और बहुत से नए तरीके आ गए हैं। किसान भी बहुत अडॉप्ट कर रहा है, लेकिन मार्केटिंग की वजह से क्या है, हम लोग पीछे हो जा रहे हैं। देखिए, आप पोस्ट हार्वेस्ट की बात करिए, पोस्ट हार्वेस्ट की बात करिए। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि अगर आपको अपने प्रोडक्ट बेचने हैं तो कहाँ ले जाएंगे आप? जो हमने एक्सप्रेस वे बनवाया, बार बार अखिलेश यादव ये बोलते हैं कि जितने भी एक्सप्रेस वे बने हैं उन सब की जो सर्विस लेन है उनमें सरकारी मंडियां बना दी जाए। अगर आपको कोई सब्जी लेनी होगी तो आप गऊघाट जाएंगे, मुट्ठीगंज जाएंगे, कटरा जाएंगे और रोड जाम हो जाएगी। कभी कभी आज जब मलिहा जाते हैं लखनऊ पे, तो बहुत सारे किसान लोग आम रखे रहते हैं। आप गाड़ी रोड खरीदते नहीं खरीदते? सब खरीदते हैं। अगर जितनी भी हाईवेज हमारी बन रही हैं, उन हाईवे पे सरकारी मंडियां लगा दी है, चाहे जो जिस एरिया में ज्यादा प्रोड्यूस निकलता है। जैसे आप ये देखिए कि अगर आम मलिहाबाद का, तो एक सरकारी मंडी ऑन हाईवे लगा दीजिए। ऐसे ही खिलौनों की मंडियां लगा दीजिए। अगर आप कभी जाएंगे छत्तीसगढ़, वहाँ चिरौंजी और आपको ये मिल जाएगा इमली। अगर हाईवे पर लगा दीजिए तो क्या होगा कि आदमी की आवक आसान हो जाएगी, किसान को इजीली हो जाएगी। जो आज गुजरात दूध में आगे जा रहा है, तो वहाँ का सिस्टम बनाया है लोगों ने, हमारे विश्वविद्यालय के ही लोगों ने इसको शुरू किया था, आपको नहीं मालूम होगा। हमारे विश्वविद्यालय की ही देन है शुरुआत की, कि उन लोगों ने क्या किया कि आप दूध का प्रोड्यूस अपने रोड पर छोड़ दीजिए और गाड़ी उसको अपने आप ले जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी ने यही कहा, हमेशा कहा कि जो मंडियां हो सर्विस के लिए ले आइए, तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि वो किसान आगे बढ़ जाए। चलिए नेता जी, कुछ थोड़ा सा हम लोग राजनीति पे बात करें। अच्छा लगा आपसे अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी लेकर। आपके पिताजी 12 से विधायक रहे, उन्होंने मेजा से जो है पिछला चुनाव लड़ा था, अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस किया था। अब कहा जाता है कि देवी सिंह पटेल मेजा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और वहां से आपकी ज्यादा गतिविधियां भी हैं, तैयारी भी चल रही हैं, ये कितना सही है? देखिए, ऐसा है कि मेरे पिताजी पहला इलेक्शन लड़े 12 से, वहां से वो 3 बार विधायक रहे। पहला इलेक्शन वो हारे थे 256 वोट से, जब बसपा का कोई विधायक नहीं था यूपी में। उसके बाद लगातार 3 बार विधायक रहे।
उसके बाद 65 वोट से हम इलेक्शन 2002 में हार गए। 2002 में हारने के बाद हम पुनः इलेक्शन लगे 2007 में। समाजवादी पार्टी हमने ज्वाइन की, तो वहाँ इलेक्शन लड़ा, फिर हम इलेक्शन हार, सुरक्षित सीट हो गई। फिर हम लोगों ने 2012 में प्रयास किया, टिकट मिला, फिर कटा, फिर पिताजी हमारे 17 में इलेक्शन लड़े। आज की डेट में ये लोग संभावना लगाते हैं कि देवी सिंह बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो वहाँ से वो टिकट मांग रहे हैं। मैं आपको आपके माध्यम से, आपके ये टॉक शो के माध्यम से लोगों से कहना चाहता हूँ, हम सिर्फ अब तो सर क्या समर्थक बोलता है कि भावी विधायक है या एज के हिसाब से बोलते हैं, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि रामसेवक पटेल को विधानसभा में लड़ना है 2022 में। और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी चाहते हैं कि समाज का हर तबका आगे निकल करके आए। चलिए, आप जब मेजा में लोगों की मदद कर रहे थे कोरोना में पिताजी की जगह, तो मेजा में आपको क्या समस्या ऐसा दिखा जो 3.5 सालों में वहाँ की वर्तमान विधायक भाजपा की नहीं कर पाए? देखिए, ऐसा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है वो टोटल अलग तरीके की राजनीति है। देखिए, जैसे हमारे समाजवादी लोग, जैसे हमने एक, हमारे यहाँ कम्युनिटी सिस्टम बड़ा स्ट्रांग होता है। अगर हम किसी एक सामान्य व्यक्ति के पास जा करके गल्ला, पानी, राशन हमने दे दिया, 4 किलो दे दिया, लेकिन अभी अप्रैल, मई, जून से स्टार्ट हुआ फ्री गन्ना मिलना। जैसे कि आपकी एक कम्युनिटी है मुसहर के पास कोई राशन कार्ड नहीं है, उसको राशन कार्ड उसको राशन कहाँ से मिलेगा? आप, हमारे लगभग 150 से 2000 की आबादी है मुसहर की, हमने उनको पूर्णतः सपोर्ट किया। उसमें नहीं कि 5 किलो चला वाला, जो आवश्यकता हो आप बोलिए, आपको मिल जाएगा। फिर एक बिरादरी आती है वैद्य, हम लोगों ने वैद्य को सपोर्ट किया। फिर एक आपका भारत में एक परिवार है जो जिसको नट जानते होंगे आप, नट, तो हमने 3-4 कम्युनिटियों को अडॉप्ट किया कि जो आवश्यकता हो आपको मिलेगी, लेकिन हमने कोई प्रचार प्रसार नहीं किया। कहने मतलब जब इनकी व्यवस्था सरकार नहीं कर सकती, हाँ, वो हमने किया, लेकिन हमने इसके लिए कोई, देखिए, फेसबुक, व्हाट्सएप नहीं किया। अभी हमारे यहाँ 2-3 लोग जो है बहुत गरीब परिवार के लोग एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए, अब उनको तेरहवीं करनी है, तो अगर आप प्रचार करेंगे कि हाँ हमने इनको तेल दिया, आटा दिया, तो वो अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे पिताजी हमेशा नीचे तबके के लोगों की राजनीति। नहीं, तो मैं वही जानना चाह रहा था कि 3.5 साल में मेजा में जो विकास के वायदे भाजपा ने किए थे उसमें कुछ हुआ या नहीं? नहीं, कुछ नहीं हुआ। देखिए, ऐसा है, आप उनका रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जो सड़कें हैं वैसे की वैसी पड़ी हुई हैं, नालियां वैसे की वैसी पड़ी हुई हैं। भाई, मेजा और आज तक जित मेजा विधानसभा है, पहली बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। 40-45 साल से समाजवादियों की सरकार थी और कुंवर ज्योति रमन साहब वहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे, विधायक थे, तो जो सड़कें पहले बनी थी उनके कार्यकाल में वही बनी है, नया कोई निर्माण नहीं हुआ। मेजा में हम एक चीज देख रहे हैं, दावेदार बहुत हैं सपा से, जिसमें नरेंद्र सिंह हैं, देवी सिंह पटेल हैं, संदीप पटेल हैं, रईस एक हैं, अब हम पूरा नहीं नाम लेना चाहते हैं। तो इस तरीके से इतने दावेदारों में, सर देखिए, ऐसा है, जमुना पार में 2 ही चीजें समान हैं, एक करछना और एक मेजा। करछना उज्जवल अमर जी का कब्जा है, उज्जवल अमर जी का कब्जा है। हाँ, मानते हैं आप कब्जा? हाँ, कब्जा क्यों नहीं, भाई उनके फादर वहाँ से विधायक रहे, 2 बार वो खुद विधायक रहे, तो अब भाई जाहिर सी बात है कोई भी बात छोड़ लेंगे। नरेंद्र सिंह प्रदेश स्तर के नेता हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको बहुत अच्छा हमेशा जो है सम्मान दिया है, तो हर आदमी की इच्छा है तो वो भी लड़ना चाहते हैं। संदीप जी भी बहुत ज्यादा प्रदेश राजनीति में एक्टिव रहे, युवा रहे हैं, लेकिन अभी रिसेंटली उनको जो है महामंत्री का पद दिया, क्योंकि बहुत ही नौजवान साथी हैं, छात्र राजनीति से। आपको लगता है उनको संगठन में रख के उनकी दावेदारी खत्म कर दी गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, संगठन अलग है, अगर हमारे पिताजी को भी संगठन में, भाई उन्होंने ही कहा था कि हमको संगठन में रहना है, संगठन में उनको राष्ट्रीय जगह दे दी। भाई अगर संगठन में रहना है, भाई छात्र राजनीति से आए हैं, जवान साथी हैं, तो 12 विधानसभा उनको इलाहाबाद की देखना है तो उनको जिम्मेदारी दी, और खुद वो भी वो चाहते भी थे कि उनको जिम्मेदारी दी जाए। ऐसा नहीं है, भाई प्रदेश में अच्छा उन्होंने काम किया तभी तो उनको महामंत्री बनाया गया। एक बातचीत में आपके पिताजी ने हमसे कहा था कि हो सकता है कि देवी सिंह पटेल मेजा से विधानसभा चुनाव लड़े। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक प्रोफेसर के रूप में तो आप कृषि विश्वविद्यालय में बच्चों को पढ़ा ही रहे हैं, एक कृषि के जानकार भी हैं, यदि आपको मेजा के विधायक होने का मौका मिलता है तो देवी सिंह पटेल मेजा के लिए क्या करेंगे? देखिए, पहला, अगर हमको कभी मौका मिलता है वहाँ से विधायक बनने का, तो मेरा सबसे पहले जो हमारा मेन उद्देश्य है कि जो वहाँ पर सामाजिक न्याय है या सामाजिक परिवर्तन है उसको लाने का काम करेंगे।
दूसरा हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे यहाँ नवीन सब्जी मंडी है, आप देखते होंगे, उसको मजबूत करना है। और मिर्जापुर से लगी हुई मेरी विधानसभा है, तो वहाँ खिलौना उद्योग लगाना है। कटाई मिल बंद पड़ी है, उसको आगे ले जाना है। दूसरा सबसे बड़ा जो मेरा मेन काम है, हमारे यहाँ मेजा विधानसभा में खिलाड़ी बहुत है। अगर आप सर्वे करिएगा तो अरई, मदरा, मुकुंदपुर में बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं। उनके लिए मुझे एक स्टेडियम की ज़रूरत है, जो मैं पिछले चुनाव में पिताजी के साथ में रहकर हमने उनको वादा भी किया था। और अभी मेरे पिताजी के कार्यकाल में ही जब विधायक थे, तो अभी एक जसरा में स्टेडियम बन रहा है। तो मेरा है कि वहाँ एक स्टेडियम बनाया जाए। देखिए, अभी समाजवादी पार्टी की सरकार में एक दिव्यांग विद्यालय बनाया था गिद्धराही में, माननीय गामा पांडे जी ने। आज तक सरकार ने उसको हैंडओवर किया, लेकिन उसमें आज तक पढ़ाई चालू नहीं हुई। तो मेरे कहने का मतलब है, सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ वहाँ का जो आपसी प्रेम मतभेद आप लोगों के बीच में, वो खत्म करना है। दूसरा काम है कि वहाँ उद्योग धंधे लगाने जो उस पर निर्भर हैं। असली में संगम मेजा ही है। अगर आप गौर करिएगा तो जब संगम के बाद जब वो नदी गंगा आगे बहती है, तो जाके टोन से मिलती है, तो वो असली संगम वही है। एक चीज और बताइए नेताजी, आप वॉलीबॉल एसोसिएशन के संरक्षक हैं, कभी प्लेयर भी रहे हैं कि खाली? नहीं, प्लेयर भी रहे हैं, लेकिन उतना अच्छा कभी जो है मौका नहीं मिला। तो ऐसे संरक्षक के रूप में आप इस खेल को, जो लगभग लुप्तप्राय हो चुका है, इस खेल को बढ़ाने के लिए क्या जो है? देखिए, ऐसा है कि किस खेल को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी, राज्य स्तरीय और आपका ये इंटर स्टेट, ये तीनों प्रतियोगिता हमने इलाहाबाद में आयोजित की थी शुआर्ट्स में, और बहुत अच्छा रिस्पांस आया। खेलो इंडिया खेलों में भी एक हमारे मित्र हैं प्रभात राय जी, ये नेशनल प्लेयर रहे हैं, तो हम लोगों ने उनको नॉमिनेट किया था और वहाँ गया था। देखिए, वॉलीबॉल लुप्त नहीं हो रहा है। वॉलीबॉल आजकल जो है बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो मोबाइल गेम्स में ज्यादा हो गया है। तो क्रिकेट जो है ज्यादा खेल लेते हैं गली कूचों में। वॉलीबॉल हमेशा ग्रामीणों का, गांव वालों का खेल रहा है, तो गांव के लोग अभी भी खेलते हैं। अगर आप जब भी जाएंगे, जो है जितना भी सिलेक्शन हो रहा है, चाहे आर्मी में हो, पुलिस में हो, सेना में हो, तो उसमें मैक्सिमम लोग वॉलीबॉल खेलते हैं। और ऐसा फुर्तीला गेम है जिसमें कि आप सबसे ज्यादा आपको एनर्जी होती है। लोग बोलते हैं बैडमिंटन में नहीं, वॉलीबॉल में ज्यादा है। हाँ, उसमें हर स्टेप पे बॉल को जो है करना है। और आप कभी अरई मदरा जाएंगे, अगर आप जाएंगे मेजा रोड जैसे आप जाएंगे, तो वहाँ एक बैडमिंटन जोन बना हुआ शुक्ला जी का, वो घर है, वहाँ हमेशा आपको प्लेयर मिल जाएंगे खेलते हुए। ऐसा नहीं है। नेताजी, एक चीज बताइए, चलिए राजनीति में 2 सवाल मेरे और हैं। राजनीति में आप सक्रिय हैं, आज नेताओं की छवि इतना गिरती क्यों जा रही है? वो कहते कुछ है और समय पड़ने पर करते नहीं, क्या वजह है? देखिए, इसमें छवि की बात नहीं है, इसमें जो मेन उद्देश्य है, अब लोगों ने राजनीति को व्यवसाय बना लिया। बस वही। देखिए, पहले क्या होता था कि आप किसी के पास जाते थे, हमारे यहाँ जैसे आदरणीय चंदन गुरु जी हो गए, मानवर काशीराम साहब हो गए, या नेताजी मुलायम सिंह यादव हो गए, आप कहीं भी मिल लीजिए, उतर के मिल लेते थे। आज आदमी को गाड़ी से पहचानते कि ये फॉर्च्यूनर गाड़ी है, ये गाड़ी है। अब आदमी को व्यक्तिगत रूप से कोई नहीं जानता ये कौन नेता है। लोग गाड़ी से आइडेंटिफाई करते कि 7,000 गाड़ी है, इस आदमी की नेता की गाड़ी है। तो जो फैशन, एक ट्रेंड चल गया है राजनीति में, उसका मेन है जो है व्यवसाय हो गया है। अरे, पहले राजनीति का अपराधीकरण हुआ, अब व्यवसायीकरण। अब व्यवसायीकरण। अब लोग पैसे से लोगों को आंकते हैं, अब उनके स्वभाव, व्यवहार, बातचीत से नहीं है। मेरे कहने का मतलब आप समझिए, जो आशय है वो बिल्कुल एग्जैक्ट बता रहा हूँ मैं आपसे। अब लोगों ने कार्यालय बना रखे हैं, पहले नेता जैसे चंदन गुरु का आप नाम ले लीजिए, मतलब वो लोग कभी किसी के घर चले जाते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी, चलते फिर। अब आप नुग्गर नारायण सिंह को देख लीजिए, उनकी राजनीति तो आप क्या बोलेंगे आप। ऐसे बहुत सारे नेता हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, है क्या कि लोगों ने उसको व्यवसायीकरण कर दिया है। आज जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, आप जाइए पार्टी कार्यालय में बैठे, आपको बुला के मिल लेंगे, सब कार्यकर्ता से हाथ मिलाते हैं, उनको कोई हेजिटेशन नहीं है, सबसे वो मिलते हैं। लेकिन अगर आप किसी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मिलिए तो नहीं मिलते आपसे। बढ़िया आकर क्या हो रहा है, बढ़िया अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अच्छा नेताजी, चलिए ये बताइए, 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव के क्या मुद्दे रहेंगे? चुनाव का मुख्य मुद्दा जो रहेगा हमारी पार्टी की तरफ से, जहां तक मैं जानता हूं, केवल काम का मुद्दा रहेगा। काम का मुद्दा तो चला नहीं पिछली बार, उससे मतलब जनता आप समझ गई। सर, बता दूं मैं आपको, एक जनरल क्वेश्चन आता दूं आपसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम सबको सरकारी आवास दे रहे हैं।
आप किसी ग्राम प्रधान से पूछ लीजिए, वो साल में केवल 3 सरकारी आवास मिलता एक ग्राम पंचायत में। हमारे यहाँ मेजा में माननीय राशिद जी ने कम से कम लोहिया आवास दिया। लोहिया आवास में 3.5 लाख मिलता था और पूरे गांव को मिलता था। उसमें बाथरूम, लाइट, पूरा व्यवस्था के साथ मिलता था। देखिए, लोग समझ नहीं पाए। वहाँ भी सोर्स लगता था? नहीं, पहुंच होती थी? नहीं, लोहिया आवास के लिए कोई सोर्स नहीं था। वो पूरा का पूरा गांव लोहिया आवास, अगर आपका गांव लोहिया आवास हो गया है तो लोहिया गांव, हाँ, लोहिया आवास, लोहिया गांव, तो उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। जितने भी घर हैं, कच्चे मकान हैं, चाहे आप एपीएल में चाहे बीपीएल में, अगर कच्चे मकान आपके पास हैं तो वो सब मकान पक्के हो जाएंगे। इवन रोड, सब कुछ, लाइट वाइट सब लगाई जाएगी। अच्छा सर, आपने तो ऐसे मना कर दिया कि आप मेजा के दावेदार नहीं हैं, लेकिन वहाँ के लोग कह रहे हैं कि नहीं, आप दावेदार हैं। आपके पिताजी का भी कहना है कि हाँ, लड़के को हम दावेदारी करवाएंगे। अब आप एज ए मेजा के नेता के रूप में मेजा की जनता को क्या संदेश देंगे? मैं मेजा की जनता सिर्फ इतना कहूँगा कि 2022 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर विश्वास रखते हुए, उनके कामों को देखते हुए समाजवादी पार्टी को वोट करें। कैंडिडेट कोई भी आए, लेकिन उनको मजबूती से लड़ाइए। हम लोग भी मजबूती से लड़ेंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। नेताजी, आप हमारे टॉक शो में भाग लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय समाज पार्टी। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ मेजा के विधानसभा क्षेत्र से नेता डॉक्टर देवी सिंह पटेल जी थे। डॉक्टर देवी सिंह पटेल जी का कहना है कि समाजवादी आंदोलन कमजोर नहीं हुआ है, विचारधारा के अंतर होने की वजह से लोग आज अलग हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी आंदोलन बहुत ही मजबूत है और 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बन सकती है। जहां तक उनके मेजा से चुनाव लड़ने की बात है, उन्होंने कहा कि मैं दावेदार नहीं हूं, लेकिन जनता वहां की मुझको दावेदार बना रही है और भविष्य में चुनाव अगर मौका पड़ा तो वो लड़ सकते हैं। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो। आगे भी हम आपको ऐसे ही नेता